हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम जानेंगे जो एलआईसी का न्यू फॉर्म आया है 360 फॉर्म, वो कैसे फिल किया जाता है। अगर आपको नया वाला 300 नंबर फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर सजेशन में भी दिख जाएगा। ऊपर आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ जाके आप 300 नंबर फॉर्म की वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन जानते हैं। जो 300 नंबर फॉर्म हम यूज़ लेते हैं एलआईसी में, वो लेते हैं हम मेजर के लिए, मतलब जो 18 अबव होते हैं उनके लिए हम ये फॉर्म यूज़ लेते हैं। जो 360 नंबर फॉर्म होता है वो हम लेते हैं माइनर्स के लिए, मतलब जिनकी एज 18 से कम है उनके लिए हम माइनर का फॉर्म यूज़ करेंगे 360 नंबर फॉर्म। और 340 फॉर्म जो होता है वो होता है हाउसवाइफ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ माइनर लाइव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 360 नंबर फॉर्म है वो माइनर्स के लिए काम आएगा, जो 18 से लेस हैं उनके लिए। सबसे पहली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, राइट साइड में आपको 2 फ़ोटो चिपकानी है यहाँ पे। एक तो होगी प्रपोजर की, प्रपोजर में अगर मदर है, फादर है या जो भी अगर उनका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो उनकी फ़ोटो होगी, और उसी के पास में लगेगी लाइफ एश्योर्ड की, मतलब जो माइनर है, जो बच्चे हैं, उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें डिवीज़न लिखना है, फिर उसके बाद ब्रांच ऑफिस का जो कोड है वो लिखना है हमें। फिर इंस्ट्रक्शन में हम मेन इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इस फॉर्म को आपको पूरा ब्लॉक लेटर में भरना है, मतलब कैपिटल लेटर में भरना है। इस फॉर्म के अंदर हमारे 4 सेक्शन होंगे। फर्स्ट होगा डिटेल्स ऑफ प्रपोजर एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड, इन दोनों की डिटेल फिल की जाएगी फर्स्ट के अंदर। सेकंड में होगा प्रपोज प्लान, हमने प्लान कौन सा सजेस्ट किया उनको। थर्ड सेक्शन में होगा डिटेल्स ऑफ पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हैबिट्स। जो सेक्शन 4 होगा वो होगा डिक्लेरेशन। और फॉर्म के अंदर अगर जहाँ पे भी येस और नो का ऑप्शन हो वहाँ आपको येस और नो प्रॉपर लिखना है। वहाँ पे आपको स्ट्रोक्स यूज़ नहीं करने, डॉट्स यूज़ नहीं करना और डैशेज यूज़ नहीं करने, या फिर आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। वहाँ पे येस और नो है तो वहाँ फिल करना है, और अगर कोई भी ऑप्शन में आंसर पूछा है तो वहाँ आंसर आपको प्रॉपर लिखना है। ब्लैंक कोई भी ऑप्शन आपको नहीं छोड़ना है। और इसी के साथ जैसा कि आपको पता होगा, ये जो हमारा पॉलिसी का फॉर्म होता है ये एक तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में आता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करनी है, और जहाँ पे भी आपसे गलती हो वहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा एक कैंसिल करना है और उसके नीचे आपको साइन करने हैं वहाँ पे, और आपको साइड में अल्टरनेट आंसर भी लिखना है। जो आपने गलत लिखा वो सही करके आपको लिखना है, और वाइटनर यूज़ नहीं करनी है इसमें। फिर जब आप नीचे आएंगे टू बी फिल्ड बाय एजेंट, फिर आपको डीओ और सीएलआई के कोड लिखने हैं, या फिर अगर आप किसी मेंटर के अंडर में तो उनके आपको कोड एंड मोबाइल नंबर लिखना है। उसी के साथ आपको एजेंसी कोड लिखना है और उनका नाम भी लिखना है, और अगर आप चाहें तो आगे फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। नाम लिखने का सेंस ये है, जब इस फॉर्म को एलआईसी के अंदर एम्प्लॉय स्क्रीनिंग करेंगे कंप्यूटर में, तब अगर एजेंसी कोड अगर आपने गलत लिखा है तो अगर नाम करेक्ट होगा एजेंट का नेम और जो कोड का मैचिंग होगी वो वहाँ प्रॉपर हो जाएगी। किसी और एजेंट का क्रेडिट किसी दूसरे एजेंट के अंडर में नहीं जाएगा। फिर ये ऑफिस यूज़ के लिए। फिर हम सेक्शन 1 देखते हैं, डिटेल्स ऑफ प्रपोजर एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड। इसमें सबसे पहले हमें देखना है पर्सनल डिटेल। जो लेफ्ट साइड वाला जो हमारे पास कॉलम होगा वो होगा पूरा प्रपोजर की डिटेल्स का, और जो राइट साइड में जो हमारा कॉलम होगा वो होगा लाइफ टू बी एश्योर्ड का, मतलब जिन बच्चों का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उनका। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड वाला प्रपोजर की पूरी डिटेल्स देखते हैं, फिर हम राइट साइड वाले कॉलम पे वापस देखेंगे। सबसे पहले हम प्रपोजर की डिटेल फिल करेंगे यहाँ पे, उनका नेम, फादर नेम, मदर नेम, उनका क्या जेंडर है, क्या उनका मैरिटल स्टेटस है, उनके स्पाउस का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, ये सारा हम देखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नेचर ऑफ एज प्रूफ उन्होंने क्या दिया है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, नेशनलिटी कौन सी है, सिटीजनशिप कौन सी है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रपोजर एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड, मतलब जो बच्चों के लिए ये प्लान पर ले रहे हैं तो उनके और बच्चों के बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर जब आप राइट साइड की डिटेल फिल करेंगे तो आपको बच्चों की पूरी डिटेल्स लिखनी है, जैसे बच्चों का क्या नाम है, जैसे यहाँ हमने लिखा है किरण देसाई बच्ची का नाम है। फिर उसके बाद उनके फादर का नेम क्या है, जैसे रमेश देसाई है जो प्रपोजर हैं। फिर उसके बाद उनकी मदर का क्या नाम है, एस कमला, जो प्रपोजर की स्पाउस है। फिर उसके बाद उनका जेंडर क्या है बच्चों का, फिर जैसे वो बच्चे तो सिंगल ही हैं, उनके स्पाउस का नाम तो नॉट एप्लीकेबल। फिर डेट ऑफ बर्थ बच्चों की। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बच्चों के केस में क्या होगा, लास्ट बर्थडे ही काउंट होगा, नियरर बर्थडे काउंट नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रपोजर की तब वहाँ आपका लास्ट बर्थडे और नियरर बर्थडे के दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नेचर ऑफ एज प्रूफ उन्होंने क्या सबमिट किया है, जैसे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर इसकी जगह अगर उनका आधार कार्ड बना हुआ तो आप आधार कार्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेशनलिटी क्या है, इंडियन।
सिटीजनशिप क्या है, इंडियन। फिर जो बच्चा है वो प्रपोजर के क्या लगते हैं, तो यहाँ पर डॉटर लिख दिया। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में हमने, जैसे अगर एड्रेस सेम है तो आप दोनों में से किसी एक का एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रपोजर का एड्रेस फिल किया है, और जब लाइफ एश्योर्ड का आया तब हमने यहाँ पे सेम लिख दिया है। फिर उसके बाद जब आप परमानेंट एड्रेस पे जाएंगे तो हमने सेम एज अबव लिख दिया है, क्योंकि जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग था वही इनका परमानेंट एड्रेस है। फिर आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें जैसे वो NRI है या फिर इंडियन है, OCI है, FNI है, वो सारा यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे हमारे इंडियन है ये, तो हमने नीचे के जो उनका एड्रेस है वो नॉट एप्लीकेबल लिखा है, क्योंकि एड्रेस अगर ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है तभी यहाँ पे शो करना है। KYC एंड PMLA में हमने देखा, जैसे प्रपोजर है वो इनकम टैक्स फिल करते हैं, तो यहाँ पे येस और नो आपको मेंशन करना है, येस और नो। फिर इनके पैन कार्ड डिटेल लिख दी है, फिर इनका ID नंबर हमने लिख दिया, आधार कार्ड। फिर हमने ID डिटेल्स में इनका लिख दिया है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन्होंने क्या दिया है वो है आधार कार्ड। फिर ID नंबर इनका क्या है, जो आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट होगी वही हमारा ID नंबर होगा। फिर उनकी एक्सपायरी डेट होती नहीं है आधार कार्ड में। फिर एड्रेस प्रूफ इन्होंने क्या दिया है वो है आधार कार्ड। फिर ये GST के अंदर में रजिस्टर है या नहीं है, तो नो। फिर CKYC नंबर इनका है या नहीं है, तो नॉट अवेलेबल। फिर इसी तरीके से जब हम लाइफ एश्योर्ड की ये फिल करेंगे डिटेल्स, तब यहाँ पे इनकम टैक्स वो पे नहीं करते, तो नो। फिर पैन डिटेल्स उनकी, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, 18 से कम है, तो उनकी पैन डिटेल होती नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बच्चों की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या दी है वो है स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर अगर बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर एड्रेस प्रूफ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे फादर का एड्रेस प्रूफ दे रखा है हमने, तो वही बच्चे का होगा। फिर बच्चे के GST नंबर होते नहीं है और CKYC नंबर होते नहीं है, तो नो एंड नॉट अवेलेबल। तो ये बेसिक डिटेल सारी थी जो प्रपोजर की हमने भरी और लाइफ एश्योर्ड की भरी। अब यहाँ से पर्सनल डिटेल और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड जो होगा वो लाइफ एश्योर्ड का यहाँ पे हम लिखेंगे सारा। जैसे एजुकेशनल डिटेल्स में हमने लाइफ एश्योर्ड का क्या लिखा है, जैसे फर्स्ट इनमें पूछा है इज़ द चाइल्ड स्टडिंग, तो यस। और अगर आपने यस लिखा है तो फिर इनको स्टैंडर्ड और स्कूल का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं आगे। और आपको इसी के साथ एक रिपोर्ट कार्ड भी बच्चे का देना है, या फिर जो लास्ट मार्कशीट है वो भी आपको आगे सबमिट करनी है इस फॉर्म के साथ। फिर फोर्थ है ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर का ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे फादर है ये उनके, तो फादर क्या करते हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उनकी भी हमें फाइनेंशियल स्टेटस उनका जानना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन जानना पड़ेगा कि वो कैपेबल है या नहीं है इस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे MCOM लिख दिया। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इनका क्या है, अकाउंट्स मैनेजर है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है। इसकी जगह अगर उनका बिजनेस है तो आप बिजनेस भी लिख सकते हैं, सेल्फ लिख सकते हैं आप। नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर उनके कौन है, जैसे भारत पावर लिमिटेड है। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ उनकी क्या है, जॉब रोल उनका क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। लेंथ ऑफ सर्विस उनकी क्या है, कितना साल हुए उनको काम करते हुए, तो 10 ईयर्स हो गए। एनुअल इनकम इनकी क्या है, तो 24 लाख इनकी एनुअल इनकम है। फिर है अदर डिटेल्स, वो है फर्स्ट पॉइंट इसका है इनका ऑक्यूपेशन है वो हैजार्डियस एक्टिविटी से बिलोंग करता है या नहीं है, या फिर इनकी हॉबीज डेंजरस तो नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे नो लिख दिया जैसे यहाँ पे। फिर सेकंड पॉइंट है इन पे कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है या फिर क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है इन पे, नो है तो नो आपको मेंशन करना है। फिर थर्ड है कोई क्लोज रिलेशन है इनका कोई पॉलिटिकली एक्सपोर्ट्स पर्सन से, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। पॉलिटिकली एक्सपोर्ट्स पर्सन मतलब जो पॉलिटिकल पर्सन जो किसी करप्शन के चार्जेस से या फिर अदर कोई भी ऐसे चार्जेस हैं जिनके कारण कभी उन पे केस हुआ हो या फिर उनका टर्मिनेशन हुआ हो, तो उनके अगर कॉन्टैक्ट में है तो फिर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सिक्स्थ है हमारे पास एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस ऑफ माइनर लाइफ। अगर बच्चों का कोई पहले इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसकी हमें यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। अगर ये बच्चों का पहला इंश्योरेंस है तो यहाँ पे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं पूरे में। फिर जब आप यहाँ नीचे आएंगे तब 11th पॉइंट में आपसे पूछेंगे, और अगर आपने कोई बच्चों की पॉलिसी पहले ली हुई है तो उनकी आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है, और उसी के बेसिस पे अगर वो पॉलिसी रिवाइवल की हुई है या फिर कभी आपने डिफर्ड करवाई थी या फिर कभी विड्रॉ लिया हो उससे, तो फिर उनकी आपको पूरी डिटेल यहाँ 11 पॉइंट के अंदर फिल करनी है। जो 7 पॉइंट है उसमें भी हमें पॉलिसी डिटेल्स ही फिल करनी है, लेकिन यहाँ पे फादर मदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं बच्चे के, उनकी यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स फिल होगी, और उसी के साथ उनका सम एश्योर्ड भी आपको राइट कॉलम में लिखना है। जो 7 पॉइंट का बी पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि अगर बच्चे के और भी कोई भाई बहन हैं तो फिर उनके सारों को इक्वल इंश्योरेंस किया हुआ है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ओनली 1 चाइल्ड, तो ये चीज़ नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे होगी। और अगर आपके कोई और ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं इन बच्चों के, तो उनकी आपको यहाँ पे सारी लिखनी है उनका इंश्योरेंस का। फिर लास्ट में यहाँ पे पूछेंगे आपसे प्रपोजर के मोबाइल नंबर एंड उनकी ईमेल आईडी, ताकि LIC SMS एंड ईमेल से उनसे कांटेक्ट में रहे। फिर यहाँ पे आपको प्रपोजर के साइन करवाने हैं, फर्स्ट साइन यहाँ पे होंगे प्रपोजर के। फिर है सेक्शन 2 प्रपोज प्लान, हमने कौन सा प्लान उनको दिया है उसके बारे में डिटेल है यहाँ पे पूरी।
फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, उनका इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे सेविंग है, रिस्क कवर है, सेविंग एंड रिस्क कवर दोनों है तो फिर यहाँ दोनों पे आप टिक करना है। फिर उसके बाद आपको प्लान की पूरी डिटेल लिखनी है, यहाँ पे उनका प्लान नंबर कौन सा है, टर्म आपने कितनी दी है उनको, फिर उसके बाद आपको उनकी प्रीमियम पेइंग टर्म लिखनी है, फिर आपको सम एश्योर्ड लिखना है, फिर आपको मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट लिखना है कि कौन से मोड में कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर नेच है, मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, तो वो सारा आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसी के साथ आपको पता होगा बच्चों के प्लान में सिर्फ एक ही राइडर होता है, वो है PWB। तो PWB राइडर आपने दिया या नहीं दिया वो आपको यहाँ मेंशन करना है येस और नो से। उसी के साथ अगर पॉलिसी बैक डेट में है तो फिर यहाँ पे आपको येस और नो लिखना है, और अगर येस है तो फिर आपको डेट लिखनी है। फिर भी ऑप्शन है, अगर SSS पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ये लिए रखी है, मतलब सैलरी सेविंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी को लिया गया है, तो उसकी आपको डिटेल लिखनी है यहाँ पे पूरी। फिर नीचे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इन केस ऑफ LIC जीवन तरुण प्लीज फिल द रिस्पेक्टिव एडेंडम which is the part of proposal form. If LIC's premium waiver benefit rider is opted, please fill proposal form 300 separately. मतलब अगर आप बच्चों के लिए जीवन तरुण प्लान दे रहे हैं तो उस केस में पॉलिसी के साथ अगर PWB राइडर लिया है तो आपको फॉर्म नंबर 300 अलग से फिल करवाना पड़ेगा प्रपोजर का। थर्ड में है, अगर ये पॉलिसी आधार स्तंभ और आधारशिला के अंडर ली गई है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर फोर्थ है सेटलमेंट ऑप्शन, जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और डेथ बेनिफिट मिलेगा तो वो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हो तो यहाँ आपको यस मेंशन करना है, नहीं तो नो मेंशन करना है। फिर फिफ्थ है साइमल्टेनियस प्रपोजल्स। ए में कहा गया है इस फॉर्म के साथ अगर कोई और आपके प्रपोजल LIC में सबमिट हो जो अंडर कंसिडरेशन हो या फिर जो रिवाइवल के लिए गया हुआ हो तो फिर उसकी आपको यहाँ डिटेल लिखनी है। जो बी है उसमें लिखा है कि जो सिबलिंग्स और पेरेंट्स हैं उनका भी अगर कोई और प्रपोजल इसके साथ दिया जा रहा है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। सिक्स्थ है कंसेंट, उसके ए पार्ट में कहा गया है कि जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी अच्छे से कस्टमर को समझ आ गई है तो यस लिखिए यहाँ पे आगे। बी है कस्टमर को एजेंट द्वारा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी और जो प्लान का जो पर्पस था कस्टमर का लेने का वो फुलफिल हो गया है, वो मैच हो गया है या नहीं हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको येस और नो में मेंशन करना है। सेवंथ में आपको लिखनी है बैंक डिटेल सारी। एट्थ है अगर कस्टमर LIC पोर्टल से रजिस्टर्ड है तो यहाँ आपको कस्टमर ID उनकी लिखनी है, नहीं है तो फिर नो लिख दीजिए। फिर सेकेंड साइन यहाँ करवाना है। फिर है सेक्शन थर्ड, इसमें हेल्थ एंड हैबिट्स ऑफ लाइफ एश्योर्ड, मतलब बच्चों के बारे में पूरी हेल्थ हैबिट्स उनकी लिखनी है। फर्स्ट है पर्सनल हेल्थ। ए पॉइंट में हमें बच्चों की हाइट एंड वेट लिखनी है। यहाँ पे अगर बच्चों की हाइट वेट आपको एग्जैक्ट नहीं पता है और अप्रॉक्स पता है तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग स्टेज पे है तो यहाँ पे उनकी हाइट वेट बढ़ती रहेगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं। बी में कहा गया है कि आपने लास्ट 5 ईयर्स में कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाया है, 1 वीक से ज़्यादा ट्रीटमेंट किया है इनका, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। सी है बच्चा कोई कभी एडमिट हुआ हो हॉस्पिटल में या फिर उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ हो हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में, वो सारा यहाँ पे आपको मेंशन करना है। डी है लास्ट 5 ईयर्स में बच्चे ने कोई हेल्थ रिलेटेड इशू के कारण लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने स्कूल या कॉलेज से छुट्टी ली हो तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ई पॉइंट में है बच्चे को अगर इन लिस्टेड बीमारी में से कोई है या फिर इसके अलावा और भी अगर कोई बीमारी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, नहीं है अगर तो फिर आपको इनके आगे नो लिखना है। फिर नीचे अगर कोई डिजीज़ है तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। सेकंड है स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है बच्चे की, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे गुड है तो गुड लिखना है। थर्ड है फैमिली डिटेल्स। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि बच्चे के जो क्लोज रिलेशन में है उनके अगर कोई इन लिस्टेड बीमारी में से कोई बीमारी से डेथ हुई हो तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है और उनका रिलेशन मेंशन करना है बच्चे के साथ। फिर सेकंड है फैमिली हिस्ट्री। यहाँ पे बच्चे के फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स है उनके बारे में यहाँ पूरी आपको एज और उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ लिखनी है, और अगर कोई बच्चे के फादर या मदर की डेथ हो रखी है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है, या फिर कोई भाई बहन की डेथ हो रखी है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है राइट साइड कॉलम में। फिर यहाँ नीचे प्रपोजर के थर्ड साइन होंगे। फिर आएगा सेक्शन 4 डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर। इस डिक्लेरेशन में प्रपोजर के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी उन्होंने डिटेल्स दी है अपनी हेल्थ की, फाइनेंशियल स्टेटस की, एजुकेशन की, वो सारी एकदम करेक्ट है, वो सारी एकदम प्रॉपर है और उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है LIC से। और इसी के साथ उन्होंने ये भी परमिशन दी है LIC को कि LIC जब भी चाहे उनको उनकी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी SMS या फिर मेल उनको सेंड कर सकती है। फिर यहाँ नीचे आपको एक विटनेस के साइन करवाने हैं, एजेंट भी विटनेस हो सकते हैं। फिर उसी के साथ राइट साइड में आपको प्रपोजर के और साइन करवाने हैं, तो यहाँ पे आपके चौथे साइन प्रपोजर के होंगे। डिक्लेरेशन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये पूछा गया है कि अगर प्रपोजर फिजिकली डिसेबल्ड है, PWD है,
और अगर वो इस स्थिति में नहीं है कि इस फॉर्म को फिल कर सके, तो अगर उन्होंने ये फॉर्म जिससे फिल करवाया है तो यहाँ आपको डिक्लेरेंट के भी साइन करवाने हैं नीचे, और उसी के साथ प्रपोजर के भी थंब इंप्रेशन लेने हैं आपको। डिक्लेरेशन का सेकंड पॉइंट है, अगर प्रपोजर इलिटरेट है मतलब अनपढ़ है, तो उस केस में यहाँ डिक्लेरेंट के साइन होंगे, जिन्होंने ये फॉर्म फिल करवाया उनके यहाँ पे साइन होंगे। सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, इस इंश्योरेंस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर LIC को कुछ भी डाउट लगता है, जो डेट ऑफ पॉलिसी है या फिर जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है, वहाँ से लेके आगे के जो 3 साल तक है, इसी दौरान LIC उनसे क्वेश्चन कर सकती है। एक बार अगर 3 साल निकल गए उसके बाद LIC उनसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकती या फिर उन पे फ्रॉड का केस नहीं कर सकती। जो भी इनको इंक्वायरी करनी है वो स्टार्टिंग के 3 साल में ही इनको करनी पड़ेगी। फिर यहाँ प्रपोजर के और साइन होंगे। फिर उसके बाद है सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। इस इंश्योरेंस एक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी LIC एजेंट अपने बिहाफ पर डायरेक्टली पॉलिसी को रिन्यू नहीं या फिर कोई भी LIC की जो प्रीमियम स्लिप होती है वो कस्टमर को अपने से जनरेट करके नहीं दे सकते। और इसी के साथ कस्टमर भी LIC एजेंट से रिबेट नहीं मांग सकते बिल्कुल भी, उनका जो कमीशन आता है उसके अंदर। और अगर ऐसा करते हुए कस्टमर या फिर एजेंट पाए गए तो फिर पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है। तो यहाँ एक प्रपोजर के साइन करवाने हैं। फिर यहाँ एक राइट साइड में एजेंट के भी साइन होंगे नीचे। फिर है फॉर माइनर लाइव्स ओनली। सबसे पहले इसमें आपको सम एश्योर्ड लिखना है जो भी आपका है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखा है। इसी तरीके से इसमें यह कहा गया है अगर पॉलिसी पूरी होने से पहले प्रपोजर ने कुछ भी अगर लोन या फिर सरेंडर लिया है इस पॉलिसी पे, तो उसका पेमेंट वो कर देंगे LIC में, और उसी के साथ जो भी वो पेमेंट लेंगे वो बच्चे के बेनिफिट के लिए ही लेंगे। फिर आपको नीचे यहाँ पे एक विटनेस के साइन करवाने हैं। फिर राइट साइड में आप प्रपोजर के साइन करवाने हैं। फिर है एडेंडम टू प्रपोजल। इसमें ये कहा गया है कि जब बच्चा 18+ होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पॉलिसी जो है वो LIC और बच्चे के बीच में होगी। फिर प्रपोजर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे प्लेस लिखना है और डेट लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ विटनेस के साइन करवाना है और राइट साइड में आपको प्रपोजर के साइन करवाना है। फिर एक और एडेंडम आपको फिल करवाना है अगर आपने बच्चों का जीवन तरुण प्लान दिया है तो। जैसा कि आपको पता होगा जीवन तरुण के अंदर जो लास्ट के 5 ईयर वेटिंग पीरियड होते हैं, उस दौरान अगर कस्टमर कोई पैसे लेना चाहे तो उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि वो इन 5 साल के दौरान बिल्कुल भी पैसे नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ मैच्योरिटी पे ही पैसा लेना चाहते हैं। सेकंड है वो 5% हर साल लेना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन है वो 10% हर साल लेना चाहते हैं। फिर फोर्थ है वो 15% हर साल लेना चाहते हैं। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से कस्टमर जो भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ 1 ऑप्शन चूज़ किया है तो फिर आपको इसी तरीके से 2, 3, 4 है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको नीचे यहाँ डेट लिखनी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको यहाँ प्रपोजर के साइन करवाने हैं। फिर एक एडेंडम और है, अगर मैच्योरिटी बेनिफिट सेटलमेंट में लेना चाहते हैं कस्टमर तो उसके लिए आपको यहाँ ये फिल करवाना है। अगर कस्टमर नहीं लेना चाहते तो आगे नो लिख सकते हैं। और ये है अगर डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं कस्टमर तो ये आपको उनसे फिल करवाना है, और नहीं लेना चाहते तो नो लिख सकते हैं आप आगे। और इसी के साथ लास्ट के 2 पेजेस में एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी होती है जिसको MHR कहते हैं, मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट। वो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो सॉरी उसको मैं यहाँ पे पब्लिश नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको अब 360 फॉर्म में कुछ भी डाउट नहीं होगा, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम